रज़ा मोहम्मद खान साहब, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप को भी ब्रीफ़ किया गया है, आगे अमन मुआहिदा क्या है, इसकी शिकें क्या है, इसमें पेशरफ़्त क्या हो रही है, पाकिस्तान में इसका किरदार क्या है? हम बहुत डिटेल इस पर बात करते रहते हैं, लेकिन अभी जो न्यूयॉर्क टाइम्स इंकशाफ़ कर रहा है, उसके मुताबिक जो कोशिशें की जा रही हैं अमन मुआहिदे को ख़त्म करने के लिए, ये कोशिशें की जा रही हैं नेतन्याहू की जानिब से, और जो मोसाद और बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके लोगों को पकड़ा गया है। जो पेंटागन के अंदर या जो इनके सीक्रेट कार्स हैं उनके अंदर जासूसी के आलात लगाते हुए वो कह रहे हैं कि ये तमाम तर चीजें जो है सिर्फ एक बात की निशानदेही कर रही है कि किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता इसराइल कि यह मुआहदा हो। तो सर, अगर हालात अगर यही रहते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि इसमें मजीद कितना नुकसान इस अमन मुआहदे को पहुंचा सकता है इसराइल? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पीस स्पॉइलर इस मुआहदे में हमेशा से दो रहे हैं। एक तो इसराइल है जिसका आपने जिक्र किया है, और चूंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर के का इसमें पर्सनल एक और पॉलिटिकल एजेंडा है कि वो इस जंग को जारी रखना चाह रहे हैं, इसलिए कि अगर ये जंग ख़त्म होती है तो शायद उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो ख़त्म हो जाएगा। साथ साथ इसराइल में उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे बदउनवानी के और रिश्वतखोरी के मुकदमात हैं, और उसमें उनको सज़ा भी सुनाई जा सकी है, हुई है, तो वो जेल भी जा सकते हैं। इसलिए ये उनके इंटरेस्ट में है कि वो इस जंग को जारी रखें, और मेरे ख्याल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंट लेवल के ऊपर वो लोग इसको समझते हैं। दूसरा जो पीस स्पॉइलर है वो इंडिया है। ऑब्वियसली उसके भी अपने ही वजूहात हैं, और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान को जो प्रोमिनेंस मिली है मिडल ईस्ट में और पूरी दुनिया में अपनी मीडिएशन और फैसिलिटेशन के जो सक्सेसफुल एफर्ट्स हैं, और पाकिस्तान को जो एक खुसूसी मकाम हासिल हुआ है, उसको जो है ख़त्म किया जा सके। तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे इस MOU को, जंगबंदी को ख़त्म करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी इसके ऊपर पुल्स एंड पुशेस हैं, आपने उसका जिक्र किया है, इसलिए वो इस जंग को जारी नहीं रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये ऑलरेडी आप जैसे बता रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं सर, उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि ट्रम्प जो है, क्योंकि यहाँ पर अनपॉपुलर होते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। साजिद अवीद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जैसे जनरल साहब ने सारी ये नक्शा खींच के हमें बताया है किस तरीके से अमेरिका नहीं चाह रहा कि अब जंग को कंटिन्यू कर सके, और JD वेंस ने बड़ा सख्त किस्म का बयान भी दिया। उसने कहा हम अकेले इत्तेहादी हैं, हमें ये कैसे नाराज कर सकता है। और फिर अगर एयरफोर्स की बात करें तो ये इवन इसराइल के पास ये F-16 जो भी थंडर और जितने भी लेटेस्ट जो तमाम जहाज हैं वो तमाम तैयार, और उनके जो कहने चाहिए कि उनके पुर्जे जो हैं वो आते तो अमेरिका से ही हैं। तो आपको लगता है कि ये अमेरिका को नाराज कर भी सकेगा? अगर अमेरिका को नाराज करके खुद ये कितनी देर तक टिक सकता है इसकी एयरफोर्स? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अमेरिका ने ही इनकी आदतें ख़राब की हुई हैं, और नेतन्याहू या उससे पहले वाले हर प्राइम मिनिस्टर समझते रहे कि जो इज़राइल कहेगा वही अमेरिका को करना होगा, और ये होता रहा है। लेकिन अब हालात में काफ़ी चेंजेस आई हैं जिसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, और जो अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में जो एक क्रैक, एक दरार नज़र आ रही है, मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियाद तब शुरू हुई थी जब गाज़ा के ऊपर इन्होंने जेनोसाइड किया, और पूरी यूरोप में और अमेरिका में एक हवा बनी, और उसके बाद ये अहमकाना एक जो जंग मुसल्लत करने की कोशिश की ट्रंप ने, वो भी इसराइल के बहकावे में आके, तो उसके बाद से जो क्रैक्स हैं वो इसमें नज़र आए हैं। आप देखिए, जो वैंस है वो तो पहले भी निस्बतन ट्रंप के इर्द गिर्द बाकी बड़े हार्डलाइनर्स भी बैठे हुए हैं, पीट हेग्सेट जैसे लोग बैठे हुए, लेकिन ये फिर भी एक जिसको मोतदिल मिजाज शख्स था। अगर आप देखें, इसने हमेशा से कई जगह उस तरह के
जी, उस सॉफ्ट स्पोकन है और वो नहीं चाहते थे कि उसको एक्सटेंड किया गए। मे बी एज अ नंबर 2 ही इज लुकिंग फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, वो अपनी जगह है। लेकिन जब पहली दफ़ा एक वाइस प्रेसिडेंट ने खुल के कह दिया इजराइल को कि तुमने जो ये बॉम्ब्स इस्तेमाल किए इसमें 80% जो थे अमरीकियों के हाथ के बने हुए थे और अमरीकियों की टैक्स मनी से वो तुम्हें दिए गए हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ी एक तब्दीली है। बज़ाहिर एक छोटा सा क्रैक है, इसकी वजह से इनके ताल्लुकात कोई बहुत जल्दी ये नहीं होगा कि एकदम ज़ायनिस्ट लॉबी जो है जिसकी ऑलरेडी पॉपुलैरिटी इसराइल की अमेरिका में कम हो चुकी है, लेकिन ये एक निशान है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जहाँ तक वो बात है उनका बहुत सारा असला वहाँ से आता है, जैसे जनरल साहब ने कहा और आपने भी अपने बयानिए में तमहीद जो बांधी कि बहुत सारी जो अमरीकी इजराइल की स्पाइंग है मोसाद की वो पकड़ी गई है। ये पहले भी होता रहा है, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा खुल के बात हो रही है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, स्पॉइलर तो ये कन्फर्म्ड है, देयर इज़ नो डाउट। अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त ईरान को बड़ा डिप्लोमेटिकली खेलने की ज़रूरत है। वो ही चाहिए कि वो अपने हार्ड लाइनर्स को साइड पे रखें और जो इनके सदर जिस तरह एक मोतदिल मिजाज हैं, समझदार हैं, इन लोगों को अब इसको प्ले करना चाहिए। देखिए, आपको आपके दो दुश्मन हैं, उसमें जो बड़ा और पावरफुल दुश्मन है उसकी और छोटे वाले की कुछ खटपट नजर आ रही है। यही टाइम है बड़े वाले को एक्सप्लॉइट करने का। तो यहाँ पे ईरान को भी एहतियात करनी पड़ेगी कि वो अब ट्रंप को एंटेगनाइज ना करें। वो जैसा भी है वो इस वक्त, अब देखें ना, 14 में से 13 नकात तो बिल्कुल ईरान की फेवर में है और उधर उसको सिवाय उसको इंसल्ट के और बेइज्जती के कुछ नहीं मिला। तो अब ईरान पे डिपेंड करता है कैसे डिप्लोमेटिकली इसको कैश करते हैं। और ये जो आपने बात की कि ये जहाज और पुर्जे और सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं, इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करें, शोइंग एक लीनिंग टुवर्ड्स अमेरिका, ताकि ये बात बढ़ती रहे और फिशर बढ़ता रहे और अमन कायम रहे। उसका फायदा ईरान को बिल्कुल होगा। वरना एज ए मिलिट्री मैन लास्ट जुमला कहूंगा कि ये जोन नहीं रहना चाहिए कि ईरान ने अमेरिका को बेदस्तूपा कर दिया, वो कुछ नहीं कर सका। वो मल्टीपल रीजन हम ओवर द पिछले 2 महीनों में डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो सीज फायर पे आया, होल्ड कर रहा है, एग्रीमेंट के लिए जा रहा है, आगे भी करना चाह रहा है। तो ये वक्त है कि वो अमेरिका को थोड़ी बना के रखे ताकि इसराइल के साथ जो क्रैक्स पड़े हैं ये बढ़ते जाएं। हाँ, उससे बिल्कुल। और ये दिस इज व्हाट डिप्लोमेसी इज। वेरी फेयर पॉइंट, बिल्कुल ठीक हो गया। बट मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताइएगा कि अभी जिस तरीके से चले मुआहिदा हो रहा है, मोहसिन नकवी भी जा रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिशें भी हो रही हैं, इसमें पाकिस्तान के लिए क्या फायदा है? सैंक्शंस ईरान के ऊपर से अगर रिमूव होती है, हमारी गैस पाइपलाइन है, हमारा डीजल, हमारा फ्यूल, हम तो नेबर है, हमें तो वैसे ही अब इसके असरात, आई बिलीव कि अब जैसे कल 74 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ई हुई है। इसके अलावा व्हाट नेक्स्ट? हम इतना मेहनत कर रहे हैं, खाली डिप्लोमेसी तक रहना है, लेकिन हमारी तो अपनी इकोनॉमिक जंग है, हमने गुर्बत को खत्म करना है। दुरुस्त फरमा रही हैं काबिल एहतराम फिजा रियाज साहिबा। बात देखें, आलमी सतह पर शुक्रिया पाकिस्तान की गूंज सुनाई दे रही है। आप ईरान की पार्लियामेंट को देखें, वहाँ पर नारेबाजी पाकिस्तान जिंदाबाद, खुद को पीस मेकर कहने वाला डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहा है खुसूसी शुक्रिया पाकिस्तान का, मतलब इट्स अ मैक्सिमम। लेकिन बात यह है कि जो आप फरमा रही हैं, अब ताज़ा हवा का खुशगवार झोंका जो है वो पाकिस्तान की सरहदों से बस 1-2 किलोमीटर पीछे है। अब ताज़ा हवा चलना शुरू हो जाएगी। आप ज़रा गौर करें कि अरबों रुपए का रेवेन्यू जो है वो ईरान से, अमेरिका से, ये तमाम ममालिक से रहमतें होनी है। अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ की रिपोर्ट देख लेना 2024 की, तो उसके मुताबिक हुजम जो था वो तकरीबन 2.3 अरब डॉलर है और गैर कानूनी तरीके से जो ईरान से तिजारत हो रही है उसका तखमीना तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये कम से कम फिगर भी यहाँ पर ये है। अब आप गौर करेंगे कि जब ईरान पर पाबंदियाँ उठेंगी तो हमारे मामला सीधे होंगे, गैर कानूनी पाबंदियाँ ख़त्म होंगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और खबर दे दूँ आज कि पाकिस्तान, ईरान और टर्की, ये 3 के दरमियान एक ट्रेन चलनी है जो अब मुआहिदा आखिरी लम्हों पर आ चुका है। ये बात अगस्त 2009 की है जब ये मुआहिदा हुआ था। फिर ये एक तारीखी कार्गो ट्रेन का मंसूबे का आगाज़ उस वक्त 2009 में, लेकिन फिर वही भारत, फिर वही नेतन्याहू, जो आप कह रहे हैं मुखालफिन सड़ जाते हैं ना कि पाकिस्तान तरक्की क्यों करने लगा है। यही तो वक्त है। अगर इस मौके पर पाकिस्तान ने तरक्की ना की तो खुदा ना खास्ता याद रखिएगा 70 साल पीछे फिर चले जाएंगे। यही टाइम है हमारे टैक्सी करते हुए जहाज को फ्लाई करने का। एयर मार्शल साहब जैसे जहाज उड़ाया करते थे ना, यही टाइम है फील्ड मार्शल को जहाज उड़ाने वाला। ये वो वक्त है। आप जरा गौर करें, ये ट्रेन
इस्लामाबाद से इस्तकबोल तक, और ये 6000 किलोमीटर का बनता है ड्यूरेशन। इस 6000 किलोमीटर का जो फासला है वो 11 से 15 दिनों में तय करेगी ये ट्रेन, जबकि आप समुद्री रास्ते से जाएं तो 21 से 25 दिन के दरमियान ये फासला तय होता है। आप ज़रा कंपैरिजन कर लें, कहाँ 11 से 15 दिन और कहाँ 21 से 25 दिन तक। तो ये पाबंदी उठने से मामला बहुत बेहतर होने वाले हैं। लेकिन हमारे प्रोग्राम में आज मेहरबानी फरमाई जनरल साहब पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, तो काबिल एहतराम जनरल साहब, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगा कि एक तरफ मैंने ट्रेन की बात की है कि ट्रेन चलने लगी है, आखिरी मुआहदा आ गया, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ मादनियात के शोबे में $50 करोड़ का मुआहदा भी तकरीबन होने को है। आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान वाकई चीन और अमेरिका की तिजारती जंग का हिस्सा बने बगैर दोनों का पार्टनर बन चुका है? क्या जनरल साहब आप एग्री हैं मेरे से या नहीं? जनरल साहब जी देखिए, पहली बात तो ये कि ईरान से इंशाल्लाह सैंक्शंस उठ जाएंगे, और जब ऐसा होता है तो जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन है जो कि बिछ चुकी है ईरान की तरफ से, गवादर के बिल्कुल 5 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। इसको मैंने खुद विजिट भी किया है, और ये कनेक्शन सिर्फ एक दिन का काम है। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सेकेंडली आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी गवादर और चाबहार सिस्टर पोर्ट्स बनने जा रहे हैं। पहले तो वो एक दूसरे के कंपेटिटर है, लेकिन अभी वो सिस्टर पोर्ट बनने जा रहे हैं। तीसरी बात कि रशिया ने जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पहले चाबहार के थ्रू सेंट्रल एशिया को और रशिया को मिलाने की बात की थी, वो अभी पाकिस्तान के पास वो प्रोजेक्ट आने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो सीपेक डायरेक्टली ईरान के थ्रू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और रशिया के साथ कनेक्ट हो सकता है, जो कि सही मानों में गेम चेंजर होगा। आप अफगानिस्तान को बाईपास करते हुए आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और रशिया को तिजारत उनके साथ कर सकेंगे। चौथी बात, जो पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर जो कि डिस्टेबिलिटी का कि उसके ऊपर थी, खुसूसन रॉक की टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से, वो इंशाल्लाह अभी स्टेबलाइज हो जाएगा, और पाकिस्तान और ईरान मिलकर उसको स्टेबलाइज करेंगे। साथ साथ जो हमारी तिजारत है इस बॉर्डर से, वो भी कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूँ दोनों ममालिक के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़े एडवांटेजेस ला सकता है इंशाल्लाह। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके तमाम दोस्त बशमूल चाइना के, बशमूल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के, इनको मिलकर एफर्ट करना चाहिए कि ये एमओयू जो है ये एक कंप्लीट डील में तब्दील हो और इवेंचुअली उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्टैंप भी लगे। बिल्कुल ठीक हो गया। साजिद हमीद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरी है इस पूरे मुआहदे में जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम हो रहा है? हम इस पर तो डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, बट स्टिल हमें सिर्फ अपने आप को डिप्लोमेटिकली नहीं बल्कि हमें इन तमाम ममालिक को जो इकोनॉमिकली है उनको इंगेज करना चाहिए। और हमारे साथ अफगानिस्तान के साथ भी हम टेंशन में है, इंडिया के साथ भी हम टेंशन में है, और ईरान इटसेल्फ इन टेंशन में है। तो हम चारों तरफ से जो है ना वो ऐसे पड़ोसी भी हमें मिले हैं जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और जिसके साथ बिल्कुल हमारे राब्ते ठीक है, उसमें खुद वॉर सिचुएशन बनी हुई है। व्हाट नेक्स्ट स्टेप फॉर द, क्योंकि अभी तमाम शॉट्स जो कॉल की जा रही हैं ये पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दोनों की जानिब से मिलकर की जा रही हैं। तो अभी स्टेबलाइजेशन के लिए व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि अभी के जो शॉट्स कॉल की जाएंगी उनमें किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए?
हमने देखिए आलमी सतह के ऊपर डिप्लोमेसी में अपने आप को जो साबित कभी हमने नहीं देखा था, हमने साबित कर दिया लोगों की, और मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी तवक्कुआत से बढ़ के साबित कर दिया। मिलिटरीली हमने पिछले साल भारत को जिस तरह उनके संदूर का हमने गुरूर खाक में मिलाया, हमने मिलिटरीली भी हमने कर दिया है रीजन में। हमें अब मिडिल पावर कहा जा रहा है कि सबसे बेहतरीन उभरती मिडिल पावर। लेकिन ये सारी चीज़ें उस वक्त तक मेरे नज़दीक आपके अवाम को या हमें फ़ायदा नहीं पहुंचता था जब तक हम ऐसी ही जो जहानत का मुजाहरा हम इंटरनली करें और अब इकनॉमिकली अपने पाँव के ऊपर खड़े होने की कोशिश करें।